हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनामिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का एक पार्ट तो हमारा हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप इसे कह लो, फर्स्ट पार्ट जो बेसिक था। ठीक है, बेसिक पार्ट वन पार्ट जो था इसका फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको देख लेना, ये वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, ये वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, और आज हम देखेंगे अवेलेबिलिटी पार्ट 2। ठीक है, आज हम देखेंगे इसमें दूसरा जो पार्ट ए में नहीं हो पाया था, आज हम इसमें देखेंगे और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आज के लिए भी। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पहले तो सारा जो थ्योरी वो कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद से जो हमारा अवेलेबिलिटी जो थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, जो थर्ड पार्ट आएगा तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करा लेंगे। ठीक है, या फिर जो छूटा होगा। ठीक है, ऐसे करा लेते हैं। पहले क्या करेंगे कि इसमें थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद से फिर क्या करेंगे, जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हमारा क्या होगा कि थ्योरी भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा, और जो भी थ्योरी में जो छूटा रहेगा, ठीक है, वो हम करा लेंगे। ठीक है, तो इतना है और उसके बाद सब शुरू करते हैं। इसलिए जो भी ये सिनेरियो है इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, अब थोड़ा सा हम उसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम एक्सर्जी के बारे में बात कर रहे थे और एक्सर्जी आज की जो टॉपिक में हम देखेंगे एक्सर्जी एक क्लोज सिस्टम का देखेंगे कि क्लोज सिस्टम में जो अवेलेबिलिटी है या फिर अवेलेबल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, और उससे जो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो ऑब्टेन होता है वो कितना होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग वगैरह जो है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अवेलेबिलिटी या फिर इसको एक और बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी या फिर इसको बोलते हैं एक्सर्जी। ठीक है, ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम में देखेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी या फिर अवेलेबल एनर्जी या फिर एक्सर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम। आज हम देखेंगे क्लोज सिस्टम के लिए देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये मतलब क्लोज सिस्टम के लिए हम क्या देखेंगे, जो हमारा मोटिव है हमें फाइंड क्या करना है, तो जो हमें फाइंड करना है वो है डब्ल्यू मैक्स, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, डब्ल्यू मैक्स है। ठीक है, या फिर आप इसे यूजफुल वर्क भी कह सकते हैं। यूजफुल वर्क हम काउंट कर कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से डब्ल्यू मैक्स भी हम निकाल लेंगे। तो बात ये की है। ठीक है, तो हमें जो थर्मोडायनामिक्स के लॉ में हमने पढ़ा था, जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ था, वो क्या था, हीट क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, यहाँ पे ये क्या था, वर्क था। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी था ये। ठीक है, और ये क्या था, हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक, हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये मैंने बस बता दिया इसको। ठीक है, ताकि ध्यान रहे, ये सब भूले ना। ठीक है, तो ये तो जो था हमारा एनर्जी के लिए था, जहाँ में वर्क और हीट दोनों का ट्रांसफर होता रहा था। ठीक है, और इसको एक सिंपल फॉर्म में हम डेल्टा यू को हम और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल्टा यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू नोट माइनस यू वन। ठीक, अभी मैं बताता हूँ यू नोट क्या है और यू वन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस डब्ल्यू। मान लेते हैं कोई भी एक सिस्टम है। ठीक है, कोई भी सिस्टम हम मान लेते हैं, जैसे कि हमने एक सिस्टम यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है और इसका जो इनिशियल है प्रेशर है वो P1 है, टेम्परेचर इसका इनिशियल T1 है इस सिस्टम का, वॉल्यूम क्या है V1 है, एंट्रोपी क्या है S1 है, और इंटरनल एनर्जी क्या है U1 है। ठीक है, तो इतना तो ये हो गया। अगर हमने इस सिस्टम को क्या किया कि किसी भी हीट सोर्स है या फिर यहाँ पे सराउंडिंग्स। ठीक है, अब इसे सराउंडिंग नहीं, इन्वायरमेंट हम बोलेंगे, इसे इन्वायरमेंट बोलेंगे। देखो तीन चार चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है सिस्टम होता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है, फिर होता है सराउंडिंग। ठीक है, और एक होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट होता है, तो इन्वायरमेंट देखो क्या होता है कि जस्ट लाइक सराउंडिंग ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये अनएफेक्टेड होता है। मतलब कि जैसे सिस्टम है, सिस्टम सराउंडिंग से क्या करता है कि इसमें इंट्रैक्शन होता है, किसी तरह का इंट्रैक्शन होता है, अफेक्टेड होता है, मतलब कि सिस्टम से सराउंडिंग अफेक्टेड होता है। बट इन्वायरमेंट क्या है कि ये इफेक्टेड नहीं होगा, मतलब कि ये रिमेन इन रेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है T1 है। ठीक है, और हमने क्या किया, इस टी नोट से हमने क्या किया, एक हीट दिया Q। ठीक है, Q हीट दिया, और Q हीट देने के बाद से ये सिस्टम जनरली हमें क्या देगा, वर्क देगा। ठीक है, वर्क देगा, और वर्क देने के बाद से ये सिस्टम कहाँ पहुँचेगा, डेड स्टेट में पहुँचेगा। ठीक है, तो हमने इसका फाइनल स्टेज बना लेते हैं। ठीक है, प्रेशर हो जाएगा P0, टेम्परेचर हो जाएगा T0, वॉल्यूम हो जाएगा इसका V0। ठीक है, एंट्रोपी हो जाएगा S0, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा U0। ठीक है, इतना चीज़ इसका हो गया। ठीक है, इतना हो गया, हमें क्या मिला, वर्क मिला। हमने क्या किया,
हीट ऐड किया। ठीक, अब हम देखेंगे इस सिस्टम से, और ये सिस्टम कहाँ से कहाँ तक आ गया, ये यहाँ पे आया। ठीक है, मतलब इस स्टेज से इस स्टेज में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ, और यूनिवर्स है, यहाँ पे यूनिवर्स नहीं, जो इन्वायरमेंट है या फिर अभी सराउंडिंग का, इसका एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ। ठीक है, इसका एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ ये हम देखेंगे। सिस्टम में एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, फाइनली स्टेज जो डेड स्टेज पे था वो एंट्रोपी था S0 माइनस S1। ठीक है, ये तो हो जाएगा सिस्टम प्लस माइनस होगा, क्योंकि हीट हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से हम हीट दे रहे हैं, तो इसमें जो इन्वायरमेंट का जो एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T0 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मान लो इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन जीरो, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन के लिए इक्वल टू जीरो, हमने दोनों कंडीशन के लिए लिया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम Q को वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा कि लेस देन इक्वल टू T0 S0 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है, ये तो होगा Q की वैल्यू हमें निकल आई। ठीक, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे कि हम इस एनर्जी इक्वेशन है ये इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि Q की वैल्यू, और इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे Q की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, U0 का और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और W की वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमने काउंट कर लिया, यहाँ से Q की वैल्यू हमने निकाला और हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, W की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना, मतलब कि सिंपल सा है, हम क्या करेंगे U यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q माइनस दिस वन। ठीक है, दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधा, तो अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो U1 माइनस U0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये U1 प्लस हो जाएगा, और U0 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखा है। चलो ठीक है, प्लस Q और Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, T0 S0 माइनस S1। ठीक है, ये तो वैल्यू हो गई हमारी W की। ठीक है, ये तो जो वैल्यू है ये है टोटल वैल्यू है W की। ठीक है, ये टोटल वैल्यू है। ठीक है, क्या है ये, टोटल वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें क्या चाहिए, टोटल वैल्यू ने हमें यूजफुल वर्क चाहिए। हमें क्या चाहिए, W यूजफुल चाहिए, मतलब कि यूजफुल कितना है हमारे लिए वो वर्क हमें चाहिए। तो यूजफुल कितना हो जाएगा कि ये टोटल वर्क W माइनस P0 V0 माइनस V1। अब देखो ये क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी ये है कि मान लो जैसे कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई पिस्टन है कोई भी, अब मान लो यहाँ पे ये कोई भी सिस्टम है, ठीक है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम वाले V1 है, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसका V2 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कुछ एक्सपैंड कर जाता है ये। ठीक है, अब जो प्रेशर इसका P1 है और इसका प्रेशर देखो P2 है, तो मान लो कि अगर ये V1 है, ठीक है, और ये कुछ वर्क करेगा, जब कुछ वर्क ये आउट करेगा, मतलब कुछ वर्क ये करेगा, तो ये एक्सपैंड होने के लिए ना, ये सिस्टम जब एक्सपैंड होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, तभी तो ये एक्सपैंड होगा। ठीक है, तभी ये जा करके क्या होगा कि एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो अमाउंट वो जो लॉस होगा ना, जो सिस्टम खुद कंज्यूम कर लेगा एक्सपैंड होने के लिए, ये वही वाला अमाउंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल वर्क में से हम इस अमाउंट को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, यूजफुल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसमें W की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ये हम पुट करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे W यूजफुल। ठीक है, अब W यूजफुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू U1 प्लस P0 V1 माइनस T0 S1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी से कर दिया। ठीक है, U0 प्लस P0 V0 माइनस T0 और S0। ठीक है, ये तो यूजफुल हो गया। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, जो W यूजफुल है यही वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो W मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास W मैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारे पास W मैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका U1 प्लस P0 V1 माइनस T0 S1। ठीक है, माइनस U0 प्लस P0 V0 माइनस T0 S0। ठीक है,
ये हमारी वैल्यू। मान लेते हैं अगर ये कोई एक फंक्शन है जैसे u1, अब ये कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमने एक फंक्शन ले लिया फाई, ठीक है, फाई हमने कोई फंक्शन ले लिया जहाँ पे फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू हमने ये ले लिया u प्लस पी नॉट वी प्लस टी नॉट एस, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन एक हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, एक फंक्शन हमने इसको मान लिया। तो इस फंक्शन के हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएंगी कि डब्ल्यू मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी फाई 1, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी फाई 1 माइनस फाई नॉट, ठीक है। अब ये इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसी जो ये फाई है ना, ये वैल्यू, ये फाई वैल्यू है, ठीक है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फाई को अवेलेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा ये, ठीक है। इसको हमने अवेलेबिलिटी फंक्शन बोला, ठीक है। ये तो हमारा डब्ल्यू मैक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकल गया, डब्ल्यू मैक्स में निकल गया, किसके लिए, ये किसके लिए था, ये बेसिकली हमने किसके लिए पढ़ा था, ये क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा था। किसके लिए हमने पढ़ा था, क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा था, ठीक है। ये तो हमने क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ा था और हमने इससे क्या किया कि यहीं पे इसको हम अब फिनिश करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे एनर्जी बैलेंस होता है, ठीक है। एनर्जी बैलेंस हमने पढ़ा था फर्स्ट थर्मोडायनामिक लॉ में, ठीक है, फर्स्ट लॉ में पढ़ा था और सेकंड लॉ वगैरह में भी थोड़ा बहुत जो भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिला था, ठीक है, फर्स्ट लॉ में सेकंड लॉ में जो भी था, ठीक है। जो एनर्जी बैलेंस होता है तो इसी तरीके से, ठीक है, सेम इसमें भी फिनोमिना है कि एक्सर्जी बैलेंस ही क्लोज सिस्टम का कैसे होगा, कितना मतलब किस तरीके से होगा, कैसे होता है, क्या होता है, कितना होता है, ठीक है। तो एक बार हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो उस पर हम किस पे बात करेंगे, उस पर हम बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी या फिर एक्सर्जी बैलेंस हम देखेंगे एक क्लोज सिस्टम में, ठीक है। तो एक हेडिंग हमने डाल लिया यहाँ पे, ठीक है, अवेलेबिलिटी या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्जी भी बोलते हैं, एक्सर्जी बैलेंस, ठीक है, बैलेंस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। किसमें, क्लोज्ड सिस्टम के लिए देखें तो किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात किया, क्लोज सिस्टम के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ के लिए हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो जो ये प्रोसेस है 1 से 2 जा रहा है, डेड स्टेज में नहीं जा रहा। जब हमने पिछली बार में पढ़ा था, अभी हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था कि सिस्टम क्या था कि डेड स्टेट में पहुँच जा रहा था, ठीक है, डेड स्टेज में पहुँच जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है, सिस्टम डेड स्टेट में नहीं जाके यहाँ पे क्या जाएगा, ये प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 तक जाएगा, ठीक है। तो एक हम एज्यूम करते हैं समझने के लिए, ठीक है, सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिस्टम बनाते हैं ऐसे, एक ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, क्लोज सिस्टम होगा। और इनिशियल जो भी है इसका हम देख रहे थे, यहाँ पे P1 है, वॉल्यूम क्या है V1 है, टेम्परेचर इसका T1 है, एंट्रोपी इसका S1 है और इंटरनल एनर्जी इसका U1 है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्लोज सिस्टम है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक कोई हीट सोर्स है, ठीक है, ये हीट सोर्स है, ये हीट सोर्स हमने कोई हीट सोर्स ले लिया और जिससे हमने क्या किया कि इसमें हम क्या किया, हमने हीट को ऐड किया, ठीक है, हीट को हमने ऐड किया, ये हमने हीट को ऐड किया। और क्या है, ये सिस्टम हमें कोई ना कोई वर्क देगा, ठीक है। जब हम हीट को ऐड किया तो ये सिस्टम क्या होगा, कुछ वर्क देगा। और वर्क देने के साथ साथ जो सिस्टम की फाइनल स्टेज क्या हो जाएगी, ये प्रोसेस 2 पे पहुंच जाएगा और प्रोसेस 2 पे इसका जो प्रेशर होगा P2, वॉल्यूम क्या होगा V2, टेम्परेचर T2, एंट्रोपी S2 और इंटरनल एनर्जी U2, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। हो गया यहाँ तक तो, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो TH है, मतलब ये जो हीट का सोर्स है, इसका जो प्रेशर है ये P0 है और V0 है वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है कि इन्वायरमेंट का है, ठीक है, ये डेड स्टेट है, डेड स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 तक ये सिस्टम जा रहा है, डेड स्टेट में नहीं जा रहा, ठीक है। हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इस सिस्टम के जो इनिशियल अवेलेबिलिटी है, इनिशियल अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इस सिस्टम का अवेलेबिलिटी कितना है, जब ये सिस्टम स्टेज 1 पे है तो इसकी अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। वहीं से हम फाइंड करेंगे जो अवेलेबल फंक्शन था, अवेलेबिलिटी का जो फंक्शन था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें। अब हम देखेंगे A1 स्टेज पे अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका U1, ठीक है। एक मिनट, मैंने कैपिटल लिखा है तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे U1, ठीक है। ये रहा ना अवेलेबिलिटी फंक्शन ये, ठीक है। तो U1 प्लस P0 V1 माइनस T0 S1, ये तो था आपका इनिशियल, मतलब ये पहला
स्टेज 1 पे था। जब सिस्टम वर्क आउटपुट दे रहा है उसके बाद से क्या, जब प्रोसेस होने के बाद से सिस्टम कहाँ तक पहुँच रहा है, स्टेज 2 पे पहुँच रहा है। तो स्टेज 2 पे जब ये पहुँचेगा तो इसकी अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, U2 प्लस P0V2 माइनस T0S2। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे सिस्टम की। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगी हमारे सिस्टम का। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, ये हो गया था। ये अवेलेबिलिटी हमारी कब की है, जब सिस्टम इनिशियल स्टेज पे है, और यहाँ पे क्या है, जब सिस्टम फाइनल स्टेज पे है। ये तो हमारे दो अवेलेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे कि सिस्टम्स अवेलेबिलिटी आउट कितना हो रहा है। जैसे ये वर्क है, वर्क जब ये आउट हो रहा है तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी भी आउट होगी। ठीक है, तो हम वही आउट जो अब उसी अवेलेबिलिटी को अब हम काउंट करेंगे कि कितनी अवेलेबिलिटी आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी अवेलेबिलिटी आउट हो जाएगी। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी आउट कितना हो जाएगा सिस्टम से, पहले उसको देख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर देखो क्या है कि अवेलेबिलिटी कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, जब वर्क ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, जब डिवाइस से वर्क ट्रांसफ़र होगा तो कितनी अवेलेबिलिटी उसके साथ बाहर आ जाएगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कमिंग आउट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि टोटल वर्क माइनस जो सिस्टम एक्सपेंड होने में जो वर्क लगेगा। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, वो टोटल वर्क हो जाएगा जो बाहर निकलेगा। ठीक है, इतना ये वर्क हो, ये तो सिस्टम ने उसको कंज्यूम कर लिया, बट ये वर्क होगा जो बाहर निकलेगा। ठीक है, कमिंग आउट होगा ये, जैसे कि जो W max हमने निकाला था अभी पीछे, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने W max निकाला था। ठीक है, तो सेम वही जो W max है वो कितना होगा, कमिंग आउट होगा एज ए अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हीट के साथ, ठीक है, यहाँ पे अब हमने तो ये निकाल, इसके साथ अवेलेबिलिटी बाहर कितना आया ये हमने कैलकुलेट कर लिया, बट अब हम यहाँ बात करेंगे कि हीट के साथ सिस्टम में अवेलेबिलिटी जा कितना रहा है। ठीक है, अवेलेबिलिटी कितना जा रहा है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि सिस्टम अवेलेबिलिटी कितना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी कमिंग इनटू द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में अवेलेबिलिटी कितनी जा रही है। ठीक है, इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी अब सिस्टम में जा कितनी रही है, किसके साथ, अब हीट ट्रांसफर ही हो रहा है तो हीट के साथ ही जाएगी। यहाँ तो वर्क के साथ आउट हो गया, अब हीट के साथ कितनी अब जा रही है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे तो कितनी आउट हो जाएगी अवेलेबिलिटी, ये हो जाएगा आपको Q1 माइनस रेफरेंस टेम्परेचर डिवाइडेड बाई TH। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये आप इसको रेफ़र करिए, हमारा जो लास्ट वीडियो था। ठीक है, मतलब कि अवेलेबिलिटी का जो होता हमारे पास, अवेलेबिलिटी का पहला जो हमने वीडियो डाला था उसको रेफ़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कमिंग आउट द सिस्टम हुआ ये कैसे हुआ, मैंने उसमें बता रखा है इसको। ठीक है, अब उसको जरा एक बार आप जरूर देख लेना, फिर ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए TH क्या है, ये तो हीट सोर्स है, और जो टेम्परेचर जो हमने T0 ले रखा है ये क्या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, जो T0 टेम्परेचर हमने ले लिया है वो क्या है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें इसलिए हमने वहाँ पे T0 लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये कमिंग आउट। अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ, कमिंग आउट सिस्टम से अवेलेबिलिटी कितनी बाहर आई, सिस्टम में अवेलेबिलिटी कितनी गई। अब हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी में डिक्रीज कितना हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि अवेलेबिलिटी में डिक्रीज कितना हो रहा है, जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे, मैं इसको और अच्छे से लिखने की पूरी कोशिश करता हूँ कि हाँ ऐसे करते हैं, येलो कलर से लिखते हैं कि डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी कितना होगा, A1 माइनस A2। ठीक, ये डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी होगी। अगर मान लो कि ये निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम इस तरीके से इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिक्रीज कितना हो रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो अब A1 और A2 की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे तो हमने कर रखा था इसको। ठीक है, ये A1 और A2। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी क्या है, सिस्टम की है, तो इसका हम देखेंगे पहले सिस्टम की डिक्रीज कितनी हो रही है। ठीक है, डिक्रीज कितना हो रहा है तो इसमें हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा U1 प्लस P0V1 माइनस T0S1 माइनस U2 प्लस P0V2 माइनस T0S2। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हम और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें और क्या मिल जाएगा
हमें मिल जाएगा U1 माइनस U2, ठीक है, प्लस P0 V1 माइनस V2 माइनस T0 S1 माइनस S2, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से थोड़ा सा हम इसको और एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी, ये कैलकुलेट कर ले, इतना होना चाहिए, ठीक है, जो कि ये सही आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्या अवेलेबिलिटी क्या हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, अब हमें पता चल गया, ठीक है। अब करते हैं कि नेट अवेलेबिलिटी ट्रांसफ़र आउट कितना हुआ, सिस्टम से आउट कितना हुआ, नेट अवेलेबिलिटी कितना ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हमें अवेलेबिलिटी कमिंग इन भी पता है, कमिंग आउट भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेट अवेलेबिलिटी ट्रांसफ़र आउट हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र कितनी हो रही है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट अवेलेबिलिटी ट्रांसफ़र आउट, ठीक। अब हम देखेंगे नेट अवेलेबिलिटी ट्रांसफ़र आउट हम देखेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब हम निकलेंगे कि ट्रांसफ़र आउट तो ए आउट जो अवेलेबिलिटी आउट कितना है वो कितना होगा। तो जो अवेलेबिलिटी आउट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो सिस्टम से कमिंग आउट हुआ अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि जो कमिंग आउट ये अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे W, ठीक है, माइनस P0 V2 माइनस V1, ठीक है। अब माइनस करेंगे कमिंग इन वाले से, ठीक है। तो अब माइनस करेंगे इसको Q1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई TH, ये तो हो गया आउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, W की जगह हमने Q की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें W की जगह कहाँ से वैल्यू, यहाँ से हम करेंगे ना इसको, जो ये फर्स्ट इक्वेशन का मैंने लिख रखा था यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक। हम W को क्या करेंगे, इससे यहाँ से रिप्लेस करेंगे, और W को हम क्या करेंगे कि अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे, W को क्या लिखेंगे, Q प्लस U1 माइनस U2, ठीक है, ये लिखेंगे, प्लस P0 V1 माइनस V2। देखो यहाँ पे V2 माइनस V1 है, यहाँ पे मैंने V1 माइनस V2 किया इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस Q प्लस Q डिवाइडेड बाई TH, ठीक है, इंटू T0, ठीक है। हमने इसको किया Q का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है, माइनस Q हो गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या, हमने यहाँ से तो ये चीज़ तो निकाल लिया कि ए आउट कितना हो जाएगा, ठीक है, ए आउट कितना हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया कि ए आउट कितना। अब ध्यान से देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें देखो ये चीज़ तो मिल रही है, कुछ कुछ इसके जैसा मिल रहा है हमें पार्ट, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, कुछ इसके जैसा हमें पार्ट मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। अब हम करेंगे, ये वैल्यू हमारी कितनी थी, A1 माइनस A2 थी, ठीक है, ये हमारी कितनी थी, A1 माइनस A2 थी। ये हमारा क्या हो गया, A1 माइनस A2, ये ए आउट हो गया, ठीक है। चलो छोड़ो, A1 माइनस A2 हो गया ये, और ए आउट हो गया। हम क्या करेंगे कि दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं A1 माइनस A2 मतलब डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी माइनस अवेलेबिलिटी कितना आउट हुआ वो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी डिक्रीज कितनी हुई, ठीक है, वो माइनस सिस्टम से अवेलेबिलिटी बाहर कितनी गई। अब हम वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कट पीट के हमें कितना मिल जाएगा, कट पीट के हमें मिलेगा T0, ठीक है, कितना मिलेगा हमें T0 S2 माइनस S1 माइनस Q डिवाइडेड बाई TH। तो ये चीज़ हमें मिलेगी। अब ये क्या है, अब ये क्या है, अब ये देखो, ये तो सिंपल सी, ये क्या है, ये है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा एस यूनिवर्स विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन की ही बात करते हैं, ये चीज़ ग्रेटर देन जीरो। अब ये क्या हो, अब यही क्या होता है, आई होता है अभी, ठीक है। ये क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू कितना होगा, T0 इंटू डेल्टा एस यूनिवर्स, ये होता है, मैंने इरिवर्सिबिलिटी का पढ़ा था, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, हमारा हो गया। उसके आगे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब क्या हुआ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, A1 माइनस A2, ठीक है, माइनस ए आउट इक्वल टू T0
S2 माइनस S1, इसको मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये चीज़ थोड़ी याद हो जाए, ठीक है, ध्यान में आ जाए, TH, ठीक है, ये और ये किसके बराबर है, ये I के बराबर है, ठीक है, या फिर इसको A1 माइनस A2 माइनस A आउट, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, A1 माइनस A आउट माइनस I विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इससे देखो क्या समझ में आता है कि जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी जितनी ये डिक्रीज हुई है, ठीक है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी जो डिक्रीज हुई है, एक्चुअली वो अवेलेबिलिटी क्या है कि ये जो डिक्रीज हुआ है ये क्या है कि ज़्यादा है, मतलब कि A1 A2 ये ज़्यादा है जितना सिस्टम से आउट हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी सिस्टम की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है, वो सिस्टम से अवेलेबिलिटी जितनी बाहर गई है ना, वो उससे भी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसलिए हुआ है ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये इरिवर्सिबिलिटी की वजह से ही यहाँ पे क्या है कि ये सिस्टम में जो अवेलेबिलिटी है, जो डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब एक और होता है कि जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। सिस्टम में क्या अवेलेबिलिटी डिस्ट्रॉय हुई है। कैसे डिस्ट्रॉय हुई, चलो ये भी देखते हैं कैसे डिस्ट्रॉय हुई है। अब यहाँ पे देखो कि जो हमने लिखा है कि A1 माइनस A2, ठीक है, मतलब डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी माइनस A आउट जितनी बाहर हुई वो क्या हुआ कि ज़्यादा है। जब सिस्टम की ये डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब सिस्टम में कुछ अवेलेबिलिटी क्या हो रही है कि लॉस हो रही है, ठीक है, सिस्टम में कुछ अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो इस इक्वेशन का देखो यही मतलब है, कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी क्या हो सिस्टम की लॉस हो रही है। बट क्या एनर्जी का क्या था हमारा, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अवेलेबिलिटी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है सिस्टम में, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, टाइम क्या हो गया उसके हिसाब से हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उसका हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम उसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, अवेलेबिलिटी के बारे में जो हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक कंट्रोल वॉल्यूम के, अभी तक हमने क्या देखा था कि सिस्टम के लिए देखा था, क्लोज सिस्टम के लिए देख लिया था, बैलेंस वगैरह जो भी था, ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब हम जो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में करेंगे, ठीक है। तो अब कंट्रोल वॉल्यूम की बात करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो पहले से जो हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था, ठीक है, जो भी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो भी था, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा था कंट्रोल वॉल्यूम का, एक थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन में करवा देता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जब रिवीजन हो जाएगा ना तो नेक्स्ट वाले जो वीडियो में वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले देते हैं फॉर ओपन सिस्टम, ठीक है, या फिर कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक। इसके लिए हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं इसको कैसे हमने इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ओपन सिस्टम ले लिया था जिसमें क्या होता है, मास फ्लो हो रहा था, एनर्जी फ्लो हो रहा था, और इसका जो मास था ये था, हमने ले लिया था मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एट द इंस्टेंट, और हमने यहाँ पर ले लिया था एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, एट द इंस्टेंट हम बात करें, ठीक है। यहाँ पे हम 0.1 ले लिया था, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने 2 ले लिया था, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लिया था, ठीक है। कोई एक हीट सोर्स था, हीट सोर्स से हमने यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने हीट ऐड किया था सिस्टम में, और यहाँ पे था वर्क आउट हो रहा था, ठीक, जो हमने ये पढ़ा था। बस इसका मैं थोड़ा जल्दी से इसको फास्ट तरीके से बता देता हूँ ताकि हमेशा याद रहे, ठीक है, डेल क्यू बाय डेल टी, ठीक है। तो ये तो हो गया था हमारे यहाँ तक, ठीक है। या मतलब कि इतना हमें पता था कि सिस्टम में हीट ऐड कर रहे थे तो हमें सिस्टम से क्या हुआ था, वर्क आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। मास फ्लो रेट को हमने क्या लिखा था, m.m1 लिखा था, ये मास फ्लो रेट है, ठीक है। हम यहाँ पे एट द इंस्टेंट किसी टाइम के पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा m1, और जो एनर्जी या 0.1 पे थी उसको हमने कितना देखा था, ये था आपका U1 प्लस P1 V1, ठीक है। इसको हम V को क्या करते हैं, स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं V1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, ठीक है। तो GZ1 यहाँ पे था जो एनर्जी था, ये 0.1 पे था, और 0.2 पे क्या था, जो मास फ्लो रेट था उसको हमने ले लिया, चलो M2, ठीक है, M2 ले लिया, और जो एनर्जी था वो था आपका U2 प्लस P2 V2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके आगे क्या, हम एनर्जी को हमने बैलेंस किया था, एनर्जी को बैलेंस हमने कैसे किया था कि जो मास फ्लो रेट था कंट्रोल वॉल्यूम का, ठीक है, एट द पर्टिकुलर टाइम, ये क्या था, dt इक्वल टू हमारा था ये M1 जो इंटर हुआ था मास माइनस M2, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। तो ये हमने मास को बैलेंस किया था, ठीक है। अब हम एनर्जी को भी बैलेंस करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो एनर्जी को हमने कैसे बैलेंस किया था कि कंट्रोल वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी जो रेट था उसका इक्वल टू ये था हमारे पास M1, ठीक है, इनटू U1 प्लस
P1 V1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, ठीक है। और प्लस हमने क्या था, जो हीट इनपुट दिया था उसको हमने प्लस साइन का दिया था, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा माइनस M2U2 प्लस P2V2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 माइनस जो वर्क आउटपुट हमें मिला था, ठीक है, यहाँ तक। अब हम स्टडी स्टेट के लिए अगर हम बात करते थे, ठीक है, जैसे स्टडी स्टेट के लिए तो ये जो दो चीज़ें थी ये क्या हो जाती थी, स्टडी स्टेट में ये जो दो चीज़ें थी ये 0 0 हो जाती थी, ठीक है। स्टडी स्टेट में हम अगर बात करते ये 0 0 हो जाती थी। और उसके बाद से जब हम इसको सॉल्व करते थे तो जो हमें इक्वेशन मिलता था या फिर जो हमें फार्मूला मिलते थे वो किस तरीके से हमें मिलता था, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो हमें मिलता था U1 प्लस P1V1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, ठीक है, ये माइनस U2 प्लस P2V2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, ठीक है। यहाँ तक इक्वल टू कितना था, डेल W अपन डेल M था, ठीक है, माइनस डेल Q डिवाइडेड बाई डेल M, ठीक। ये तो हमें ये फार्मूला मिला था, जो हमने क्या हुआ था कि जो अदर्स इक्वेशंस जो भी अदर्स लॉ में हमने पढ़ा था सेकंड या फर्स्ट लॉ में हमने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो सिमिलर क्या है कि हम देखेंगे इसमें अवेलेबिलिटी फ्लो जब होगा तो, ठीक है, तो उसका किस तरीके से हम ओपन सिस्टम के लिए जो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, कितनी अवेलेबिलिटी फ्लो होती है, तो वो चीज़ वो सब हम देखेंगे, ठीक है। वो सब हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे। और उसमें मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, अवेलेबिलिटी का, वो हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये अवेलेबिलिटी का जो हमारे पास जो टॉपिक है ना, ये नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। तो फिर भी मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डीपली बता दिया है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी, इसके बाद जो हमारा जो अवेलेबिलिटी का तीसरा लेक्चर आएगा उसमें क्या हो जाएगा कि जो ये रिमेनिंग पार्ट हैं जो छूटा हुआ है, ठीक है, तो ये रिमेनिंग पार्ट के थ्योरी होंगे प्लस उसमें होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। और अभी का जो लेक्चर है आप इसको जरा एक बार लाइक वाइक कर लेना, लाइक कर दीजिए, और किसी के साथ भी शेयर कर लेना, जो फ्रेंड वगैरह इनको शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये जरूरी, ठीक है। जैसे मैं कोई वीडियो वगैरह डालूंगा, कब डालूंगा, ठीक है, रेगुलर हो सकता है, कभी लेट हो जाता है, तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके लिए बेटर है कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, ऐसा कुछ सुविधाएं हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।